हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में बात करूंगा यूपीपीसीएस 2024 के प्रीलिम्स के बारे में, जो कि आपका 22 दिसंबर को होने जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि अब यहाँ से 21 दिन आपके पास बचे हुए हैं। 20 दिन बेसिकली दिसंबर के बचे हुए हैं और एक दिन आपका कल का बचा हुआ है 30 नवंबर का, क्योंकि आज 29 नवंबर है। तो ये जो 21 दिन है आपके पास, ये जो 3 हफ्ते हैं, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको प्रायोरिटाइज करना है, प्रायोरिटी देनी है, सो दैट आप आराम से यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स है वो कंफर्टेबली क्लियर कर ले जाएं। कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं, उनको मैं जल्दी से आपको बताने की कोशिश करूंगा। इनको ध्यान रखिएगा, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिएगा, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, लेकिन इनसे आपको हेल्प बहुत मिलेगी अगर आप इनको कंसीडर करेंगे तो। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अब जो 21 दिन आपके पास हैं, इसमें आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ा हुआ है उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। जो सोर्स, जो मटेरियल, जो बुक्स, जो पेड कोचिंग का मटेरियल आपने ले रखा है, उसी को आप, उस पर आपको भरोसा करना है और उसको आपको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, आपको अपना मटेरियल बदलना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप यहाँ से बहुत ज़्यादा नई चीज़ें पढ़ोगे या नया मटेरियल चेस करोगे, या आपको लगेगा कि अरे कोई ऐसी चीज़ है जो 15-20 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन में, हमारा एकदम से 20 दिन में हमें कोई ऐसी किताब मिल जाए जिससे हम प्री क्लियर कर लें, वो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन को एक बैकफायर करा सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि नई चीज़ें यहाँ से नहीं पढ़नी है। जो पढ़ लिया है उससे ही आप ये देखिए कि आप कैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं, कैसे आप इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। नया आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ पढ़ोगे, नए टॉपिक पढ़ोगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है उसको पढ़ोगे, होगा क्या, रिसेंसी इफेक्ट काम करता है। उससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ें तो याद रह जाएंगी, लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करना शुरू कर देंगी और फिर आपके सामने ये चीज़ आने लगेगी जैसे जैसे दिन कम होंगे कि जो मैंने पढ़ा था वो मैं भूल रही हूँ, वो मुझे याद नहीं आ रहा है जो मैंने अभी 2 दिन पहले पढ़ा था। इसलिए नया अवॉइड करें, जो पुरानी पढ़ी हुई चीज़ें उन पर ज़्यादा फोकस करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टेस्ट लगातार अभी लगाते रहिए। अभी आपके पास 3 हफ्ते हैं, यानी कि 21 दिन, अभी भी 14 दिन यानी कि 2 हफ्ते तक आप टेस्ट लगा सकते हैं। उसके बाद का जो 1 हफ्ता बचेगा उसमें आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। जो 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक का समय होगा उसमें आप चाहें तो टेस्ट अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है कि जैसे आपने टेस्ट दिया, आपका कोई टेस्ट टफ था, उसमें आपके नंबर नहीं आए, तो आपका एकदम से जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा। आपको बहुत डिमोटिवेटेड फील होगा कि मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे हैं, मेरा प्री होगा नहीं होगा, ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं किसी टेस्ट में, जैसे कोई टेस्ट मान लीजिए ईजी है, या अगर आपके मान लीजिए आपने एक टेस्ट दिया उसमें नंबर अच्छे आ गए, तो आपको एक सूडो सेटिस्फेक्शन हो जाएगी और आपको लगेगा यार अब तो मेरा प्री निकल रहा है, अब तो मुझे इस हफ्ते में इतना ज़्यादा आप मतलब आपके जो एफर्ट्स है ना वो बहुत ही लीनियंट हो जाएंगे। आप बहुत आराम से पढ़ना शुरू कर दोगे। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको ये होगा कि यार मेरे नंबर आ तो रहे हैं, मेरा तो आराम से प्री क्लियर होगा। आप उस इंटेंसिटी पर, वो जो डर के साथ में आप पढ़ाई करते हो ना, और ज़्यादा एक अपनी जो ताकत लगाते हो, वो कहीं ना कहीं आप नहीं लगाओगे, क्योंकि आप देख रहे होगे कि आपके नंबर अच्छे खासे आ रहे हैं। तो इसलिए जो लास्ट का होता है उसमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, सो दैट ना ही आपके नंबर बहुत ज़्यादा आए तो आपको एकदम से आपका ओवर कॉन्फिडेंस में आप जाओ, और ना ही अगर आपके नंबर कम आए तो आपका मोरल एकदम से डाउन हो। इसलिए 2 हफ्ते आप आराम से लगा सकते हो। और जो ये 2 हफ्ते हैं, यानी कि जो 1 दिसंबर से जो 14 दिसंबर के आसपास तक का जो समय है ना, इन 14-15 दिनों में आप आराम से इस चीज़ पर काम कर सकते हो कि कैसे आपकी जो गलतियां हैं वो कम से कम हो हर टेस्ट में। जैसे आपने एक टेस्ट दिया, फिर दूसरा टेस्ट दिया, फिर तीसरा टेस्ट दिया, तो यू हैव टू मेक श्योर कि यार मेरे जो क्वेश्चंस हैं जो वो ज़्यादा से ज़्यादा सही हो, और जो मेरे गलत क्वेश्चंस हैं वो कम से कम गलत हो। मतलब पहले अगर मान लीजिए 30 गलत हो रहे थे तो आपको ट्राई करना है कि यार नेक्स्ट टेस्ट में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन कम गलत हो। फिर आपको अगले टेस्ट में देखना है कि यार 28 से मेरे 25 क्वेश्चन ही गलत हो। फिर आपको देखना है कि इस तरीके से जो आपने 5 टेस्ट अगर दे दिया या 3-4 टेस्ट आपने दे लिए, तो जो क्वेश्चन आपके पहले 30 गलत हो रहे थे वो आपके 20 ही गलत हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये आपको अपने बारे में देखना है, किसी दूसरे से मतलब नहीं है। हो सकता है कि आप 4 क्वेश्चन जो है वो रिवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या जो अशोका के ऊपर है उनसे रिलेटेड गलत कर रहे हो, आपके एनवायरमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हो सकता है कि आप करंट अफेयर्स में गलत करते हो कुछ चीज़ें, और जो आपका जो फ्रेंड है वो कोई और सेक्शन से गलत करता हो, उसके हो सकता है कि पॉल्यूशन से क्वेश्चन गलत होते हो, उसके हो सकता है पॉलिटी से क्वेश्चन गलत होते हो। तो यू हैव टू सी कि भाई आपका क्या गलत हो रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि करंट अफेयर्स यहाँ से आपको 21 दिन अब डेली पढ़ना है। देखिए यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में 40 से 45 क्वेश्चंस का वेटेज होता है करंट अफेयर्स का। उसमें यूपी का करंट अफेयर्स भी होता है और जो इकोनॉमिक का करंट अफेयर्स है वो भी होता है, यानी कि जो बजट में स्कीम होती है, इकोनॉमिक सर्वे के कुछ जो डेटा पॉइंट्स होते हैं वो सब उसमें पूछे जाते हैं आपसे, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बजट की स्कीम अगर आपको पता है कि आती है, तो ये जो बजट, इकोनॉमिक सर्वे और जो छोटी छोटी चीज़ें इकोनॉमी की हैं, ये जैसे इंडेक्स हो गई, रिपोर्ट हो गई, तो ये सभी कहीं ना कहीं इसमें जो HDI वगैरह से रिलेटेड आती है वो सब इकोनॉमी की चीज़ें ही होती हैं। इसके अलावा यूपी का करंट अफेयर्स आता है कि यूपी में कहीं पर अगर कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट बना है, कहीं पर कोई पहला म्यूजियम बन रहा है, कहीं पर कोई इस तरीके की नई चीज़ है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो बन रही है, कोई वेटलैंड अगर अधिसूचित किया गया उनको, तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये भी करंट अफेयर्स में ही आपका आ जाता है, यूपी से होता है बस ये। तो इस तरह से 40 से 45 क्वेश्चन का वेटेज है। उसमें अगर कहीं ना कहीं आप 35 से 38 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन तक बना ले जाते हो, तो कहीं ना कहीं प्री क्लियर करने की तरफ आपका रास्ता जो है वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि फिर आप हर सब्जेक्ट में अगर 50% क्वेश्चन भी सही कर ले जाते हो, जैसे इन्वायरमेंट पे 15 है आपने 7-8 कर लिए, पॉलिटी में 20
20-22 आए या 18 आए, उसमें से आपने कहीं 12-13 कर लिए, 14 कर लिए, इसी तरीके से ज्योग्राफी में आपने 10-12 निकाल लिए, तो कहीं ना कहीं आप आराम से 85, 90, 95 क्वेश्चन की रेंज में आ जाते हो। लेकिन अगर आपका करंट अफेयर्स गलत होगा, अगर 40 से 45 क्वेश्चन आ रहे हैं और उसमें आपने 20 से कम क्वेश्चन किए या 25 से कम क्वेश्चन आपने सही किए, तो कहीं ना कहीं फिर आपको जो स्टैटिक के सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, इनसे आपको नंबर को बनाना पड़ता है, फेच करना पड़ता है। तो इसलिए करंट अफेयर्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कोई एक सोर्स पकड़ लो। देखो इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट रहती है कि आई दृष्टि ज़्यादा बेहतर है या घटना चक्र, जो घटना सार है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो भी एनुअली वाली जो आती है, एनुअल वाली, वो आ गई है मार्केट में। कोई भी एक करो, उसको बार बार करो, आपको रिटर्न दे देगी। कोई ऐसा नहीं है, देखो किसी के लिए आई दृष्टि बहुत बेटर हो सकती है, बहुत से लोग आई दृष्टि से ही हर बार नंबर खींच के ले आते हैं, तो वो आई दृष्टि के साथ स्टिक करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो घटना सार के साथ करते चले आ रहे हैं और उन्होंने उसको भी इतना अच्छे से पढ़ा होता है और उन्हें इतना आइडिया होता है कि इसमें से क्या काम का है और क्या पूछता है यूपीपीसीएस, और वो उसको पढ़ के जाएंगे और वो उसमें से भी नंबर बना ले जाएंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किससे कर रहे हो, मैटर ये करता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या आप वो चीज़ पढ़ पा रहे हो जो आयोग पूछता है, जो यूपीपीसीएस में चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या आप उन्हें हिट कर पा रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास जो हो आप उससे करिए। थोड़ा सा इस चीज़ में ज़्यादा एक मतलब असर पड़ता है इस चीज़ का कि आपका इंटरेस्ट किस में आ रहा है। किसी किसी को घटना सार से पढ़ने में मज़ा आता है क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट सी किताब होती है, छोटी सी किताब होती है, इतना मोटी भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट चीज़ें उसमें नहीं दी होती हैं, तो कहीं ना कहीं उसको पढ़ने में थोड़ा एक लगता है कि यार ये किताब खत्म कर ले जाएंगे 3 दिन में, 4 दिन में। वाइल व्हेन इट कम्स टू घटना चक्र वाली जो आई दृष्टि वाली किताब आती है, उसमें क्या होता है, वो बहुत मोटी किताब होती है और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको आपको पढ़ने के लिए एक तो टाइम चाहिए और आपको ये सेंस होना चाहिए कि यार इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। हर चीज़ उसमें देखो जो लिखी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूपीपीसीएस में हो सकता है कि आरओ के में जब चीज़ें पूछी जाए तो उसमें वो चीज़ काम आ जाए, लेकिन यूपीपीसीएस में हो सकता है वो चीज़ ना पूछे या उस तरह से ना पूछे। तो टॉपिक्स तो इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूपीपीसीएस कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ पूछता है वो आपको फिगर आउट करना आना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप मैगजीन को पढ़ेंगे तो वो आपके लिए एकदम रामबाण टाइप में सिद्ध होगी, बहुत आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगले जो 2 हफ्ते यहाँ से हैं, जैसे जो 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक का जो टाइम है, कल से लेकर के जो 14 दिसंबर तक का टाइम है, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टैटिक का पोर्शन है, जैसे जो घटना चक्र वगैरह हैं, जो लूसेंट वगैरह हैं, या जहाँ से भी आपने स्टैटिक का मटेरियल तैयार किया हुआ है ना, जो चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, जो एवरग्रीन है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है, या कहाँ कहाँ पर जो बोर्ड है वो हैं, जैसे मसाले के बोर्ड हो गए, चाय का बोर्ड हो गया, कॉफ़ी का बोर्ड हो गया, और कुछ कुछ ज्योग्राफी की लिस्टिंग वगैरह हैं, रिवर्स वगैरह हैं, उनकी जो सहायक नदियाँ होती हैं वो सारी चीज़ें हैं, कुछ कुछ जो प्लेट्यू हैं, माउंटेन्स हैं, डिजर्ट हैं, या कंट्री है, कैपिटल है ना, कौन सी रिवर किधर से जा रही है, कहाँ से निकल रही है, उसकी ओरिजिन कहाँ है, उसका ड्रेनेज का पैटर्न कैसा है, हिमालयन जो रेंज है वो कहाँ पर कितने टाइप की हैं। तो इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये चेंज होने वाली नहीं है और ये पहले से चलिए, इनको आप ट्राई करिए कि इधर 14 दिन में आप कंप्लीट कर लें। सो दैट जो आपके पास अगला 1 हफ्ता बचेगा उसमें फिर आप ये देख सकते हो कि आप कैसे जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं, जैसे जैसे सेंसस हो गया या जो कुछ कुछ अर्बनाइजेशन के डेटा आता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, या जो करंट अफेयर्स का आपका चीज़ें आती हैं, या इसके अलावा जो आपकी फॉरेस्ट की रिपोर्ट है, जो आपका एग्रीकल्चर का डेटा होता है, मिनरल का डेटा होता है, इन सबको फिर आप तैयार कर सकते हो। और ये फैक्चुअल चीज़ें आप 1-2 बार देखोगे, बाद में आपके दिमाग में टिक जाएंगी। उनको आप एग्जाम के 1-2 दिन 3 दिन पहले जो 48 घंटे से जो 72 आवर्स की जो स्लॉट होती है, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो कि यार इनको मैं एक बार रिवाइज कर लूँ, 2 बार रिवाइज कर लूँ। बट अगर आपका स्टैटिक का पोर्शन पहले से रिवाइज नहीं होगा तो कहीं ना कहीं फिर जो करंट अफेयर्स की या जो ऐसी चीज़ें हैं जो फैक्चुअल हैं उनको फिर आप तैयार नहीं कर पाओगे। इसलिए स्टैटिक वाला पोर्शन ट्राई ये करो कि पहले ही निपट जाए। घटना चक्र कभी भी लास्ट के 2-3 दिन में नहीं पढ़ी जाती है, उसके आपने पहले से या तो नोट्स बना रखे होते हैं तो आप उसके थ्रू कर लेते हैं, और अगर आप जस्ट इन केस डायरेक्ट बुक से भी कर रहे हैं तो आपने उसको पहले ही इतनी बार रिवाइज कर लिया होता है कि एग्जाम के 2-3 दिन पहले घटना चक्र को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। नोट्स होते हैं तो उनको इंसान 1 पेजर 2 पेजर टाइप के नोट्स होते हैं, उनको फिर इंसान रिवाइज कर लेता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आपको ध्यान रखनी है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो हिस्ट्री है, जो ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है और करंट अफेयर्स है, ये 5 आपको पार करा सकते हैं। तो इसलिए आपको इन पर अपना प्रॉपर ध्यान देना है। देखो हिस्ट्री का केस में क्या होता है, आपको मालूम है कि मॉडर्न हिस्ट्री को ट्रैक करना थोड़ा सा आसान होता है। मेडिवल और एंशिएंट में कुछ ना कुछ 2-3 क्वेश्चन दोनों ही सेक्शन से ऐसे आते हैं जो आपने कितनी किसी बुक से तैयारी की हो, लेकिन वो क्वेश्चन या तो गलत हो जाते हैं या आपको नहीं आते होते हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ध्यान ये रखना है हिस्ट्री के 22 से 24 क्वेश्चन तीनों पार्ट से मिला के आएंगे ही आएंगे। इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत अब नहीं है कि एंशिएंट में कितने आएंगे, मेडिवल में कितने आएंगे, मॉडर्न में कितने आएंगे। जनरली मेडिवल और मॉडर्न के बराबर आते हैं, 8-8, 9-9 के आसपास आ जाते हैं, और 5-6 क्वेश्चन आपके एंशिएंट के आसपास भी देखने को मिल जाते हैं। तो 20 से 24 या 25 क्वेश्चन का रेशियो रहता ही रहता है। और कहीं अगर यूपी की हिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाते हैं 2-3, तो वो कहीं ना कहीं मिलाकर के आपके 25 से 28 क्वेश्चन हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री को आप इग्नोर नहीं कर सकते। हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए, जो सलीका है वो आपको आना चाहिए कि भाई इसको कैसे टारगेट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में
में इजी टू मॉडरेट टाइप की क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं या 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 8 में से 7 क्वेश्चन टफ हैं, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डुएबल होंगे। वो आपको लूसेंट पे भी मिल जाएंगे, वो आपको घटना चक्र में भी मिल जाएंगे, वो आपको पीवाईक्यू से रिपीटेड टॉपिक्स मिलेंगे, थीम मिलेंगी। वही अकबर या बाबर के बारे में पूछा गया होगा, वही शाहजहां या शेरशाह के बारे में पूछा गया होगा, वही बैटल या ट्वीटी आपसे पूछी गई होंगी, वही मराठा कॉन्फेडरेसी या विजयनगर एम्पायर के जो मेन रूलर हैं उनके बारे में आपसे पूछा गया होगा, वही 1857 का रिवोल्ट आपसे पूछा जाएगा, वही आपके जो एक्ट चल रहे थे या जो रेगुलेटिंग एक्ट था या जो प्रेस फ्रीडम या जो यूनिवर्सिटी एक्ट वगैरह थे वो पूछे जाएंगे, सैडलर कमीशन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें ही घूम फिर के एग्जाम में आएंगी। इनको अगर आप गलत कर देंगे तो कहीं ना कहीं जो टफ क्वेश्चन है उनको फिर आपको सही करने की तरफ देखना पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं करना और ज्यादा टफ हो जाता है और वो आपको पीछे धकेलता है कट ऑफ से। इसलिए जो इजी टू मॉडरेट टाइप की चीजें हैं वो गलत मत करिएगा मॉडर्न हिस्ट्री में, मिडिवल में और एंशिएंट में। और चीजें मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगी। एंशिएंट में आपको ऋग्वेदिक पीरियड है या पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड है, मौर्य पीरियड है, गुप्ता पीरियड है, मेन जो रूलर्स हैं जैसे समुद्रगुप्त है, या जो आपके पल्लव में कुछ हैं, या जो आपके कुछ चालुक्य थे, या चोल पीरियड है, इनमें जो मेन चीजें हैं ना ये आपको डेफिनेटली मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगी। जो टर्मिनोलॉजी होती है या जो मिडिवल हिस्ट्री की बुक होती है, इनसे लगातार 4 साल से यूपीपीएससी पूछ रहा है। 2020 में पूछा, 21 में पूछा, 22 में पूछा, 23 में पूछा, चांसेस हैं कि इस बार भी पूछेगा। नहीं पूछेगा तो आर्किटेक्चर के बारे में पूछेगा। तो जो सल्तनत पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मुगल पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन है, ये आपको ढंग से पढ़ के जाना चाहिए। उस टाइम पे कौन से अधिकारी होते थे, कौन सा विभाग कौन सा अधिकारी देखता था, क्या उसका नाम होता था, इस टाइप की जो चीजें हैं ना ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो इन पर आपको बहुत ध्यान से फोकस करके पढ़ाई करनी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही पुराना टॉपिक है। अगर आपने उसको ढंग से पढ़ रखा है तो एक क्वेश्चन उसका जनरली आपको मिलता ही मिलता है, तो उसको आपको देख लेना है। महाजनपद पीरियड जो है उसमें कुछ चीजें देख लेनी है कि यूपी के पर्सपेक्टिव में किस तरह से है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हिस्ट्री को छोड़ना नहीं है बट स्मार्टली परस्यू करना है, और जो काम के क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जो आपको सामने सामने किताबों में सोर्स में मिल रहे हैं वो गलत नहीं करने हैं। इसके बाद जो ज्योग्राफी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में बहुत ही ऐसे सॉलिड टॉपिक होते हैं कि पता होता है यार ये इंपॉर्टेंट है, यही आ सकता है। आइलैंड्स वगैरह हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है। मिडिल ईस्ट हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, जो आपका इजराइल वाला एरिया है, इराक वाला एरिया है, ईरान वाला एरिया है, उनके आसपास की जो बॉर्डरिंग कंट्री है उनको आज के आज देख लो। मतलब अगर आपको लगता है कि आपने अभी तक तैयार नहीं किया, उनको आज देख लो, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये जो पूरा एरिया है, अब रशिया यूक्रेन वाला एरिया थोड़ा सा पुराना हो गया है तो हो सकता है कि उससे क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन जो ये इराक ईरान वाला एरिया है ना ये इतना न्यूज़ में रहा है, या जो बांग्लादेश वाला एरिया है, जो आपने देखा होगा जो शेख हसीना वाला पूरा जो सीन हुआ था, मैटर हुआ था, तो उस वजह से बांग्लादेश वाला एरिया जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो वो सारी चीज़ें अगर आपने देख रखी हैं तो कहीं ना कहीं उसी से 1-2 क्वेश्चन रिलेटेड आएंगे। वो आपको लगेगा कि ये स्टैटिक के हैं लेकिन वो करंट से ड्राइव होंगे, तो इसलिए आपको वो एरियाज को स्पेशली देख लेना है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं। पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है कि अगर आप पॉलिटी के क्वेश्चन सही कर लेते हो एग्जाम में, जैसे मान लो 18 से 20 क्वेश्चन आए, आपने 14-15 क्वेश्चन सही कर लिए, 16 तक सही कर लिए, आपका कॉन्फिडेंस एकदम से ऊपर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यार ये तो श्योर सही है। आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट, वही एग्जाम में आएगा। आपने लोकसभा, राज्यसभा और संसद के बारे में पूरा पढ़ा होगा, वही कमिटीज वगैरह, वही प्रेसिडेंट, वही वाइस प्रेसिडेंट, वही सुप्रीम कोर्ट, वही हाई कोर्ट, वही इमरजेंसी प्रोविजंस, वही पंचायती राज। ठीक है, वुमेन का रिजर्वेशन किस तरह से है, राज्यसभा में जो राज्यों का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस तरीके का है, किसकी कितनी सीट है, अभी हाल में अगर असेंबली इलेक्शन कहीं पर हुए हैं तो वहाँ पर क्या रिजल्ट रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपने अगर पढ़कर आप गए हुए हो और आपने एग्जाम में सही किए, आपका कॉन्फिडेंस तुरंत एकदम ऐसा होता है कि यार ये मेरे 20 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, ये मेरे 18 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। इसके बाद में करंट अफेयर्स मैंने आपको ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया है कि वो कितना क्रूशियल है। उसके क्वेश्चन बहुत जल्दी सही हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप करंट अफेयर्स ढंग से पढ़ के जाते हो तो आपको जैसे ही पेपर मिला आपने उसमें तुरंत उसको 5-10 मिनट में स्कैन किया। स्कैन करने के बाद में आपको तुरंत पता चल गया कि यार यहाँ पर 4 क्वेश्चन, इधर बीच में करंट के हैं, इधर 6 क्वेश्चन है, इधर 3 क्वेश्चन है, इधर 6 क्वेश्चन है। इस तरह से आपने देख लिया यार 40 से 45 क्वेश्चन के आसपास इस बार भी आए हुए हैं, और इसमें से आराम से 30-35 क्वेश्चन तो मेरे बन रहे हैं। उनको सबसे पहले तुरंत निपटाओ उनको। वो 30 से 35 क्वेश्चन अगर आपने 15 से 20 मिनट में भी निपटा लिए ना, वो आपको कहीं ना कहीं लीड दे देता है। फिर आप जो टफ क्वेश्चन है ना उनकी तरफ भी जा सकते हो, थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, देख सकते हो कि यार मुझे इसमें से कितने ऑप्शन आते हैं, कितने नहीं आते हैं, क्या इस क्वेश्चन को मुझे अटेम्प्ट करने से आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा, आप कॉल ले पाते हो। लेकिन अगर आपने करंट अफेयर्स को ढंग से नहीं पढ़ा है तो आप उसके क्वेश्चन ही पहली बात तो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, सीधे जो ईजी क्वेश्चन थे वो आपके गए, और फिर आपको टाइम भी ज़्यादा लगता है। ऐसे क्या है कि आपके पास टाइम बच जाता है 2 घंटे में से 15-20 मिनट में अगर आपने 30-35 क्वेश्चन निकाल लिए तो जो स्टार्टिंग का 1 घंटा या जो सवा घंटा 1.5 घंटे का टाइम होता है ना, उसमें आप बहुत बढ़िया लीड लेके चले जाते हो। आपके कहीं ना कहीं जब 90, 95, 80 या 85 के क्वेश्चन के आसपास अगर 1 घंटे में है ना, फिर आपके पास बहुत कम एक स्कोप होता है इस चीज़ का कि आपकी कट ऑफ नहीं निकलेगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स को किसी भी तरह से लाइटली नहीं लेना है। इसके बाद जो लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो सब्जेक्ट है वो है एनवायरमेंट का। देखो एनवायरमेंट में बहुत ही सिलेबस लिमिटेड है, वही की टॉपिक्स हैं, वही ऐसी चीज़ें हैं जो आपके वर्ल्ड में, आपके इंडिया में चल रही हैं। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में पॉल्यूशन के क्या ही हालात थे और क्या ही चीज़ें चल रही हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह की नई चीज़ आई है, आपने कल न्यूज़ में देखा होगा कि कितना एक्सपेंसिव हो वो। तो जो क्लाइमेट चेंज है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो ग्रीन हाउस
इफेक्ट है, जो पोल्यूशन है, जो टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स हैं, जो स्मोक का इशू है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में रहती हैं। और इन्वायरमेंट कभी भी ऐसा नहीं है कि आपसे यूपीपीसीएस में ना पूछा जाए। और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा टफ हो, वो डुएबल होते हैं, मैनेजेबल होते हैं। तो अगर 14 से 15 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो आप आराम से 10 से 12 क्वेश्चन कर सकते हो और कम मेहनत में कर सकते हो। इसमें जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है ना वो बहुत बढ़िया है, यानी कि आप जितना टाइम उसमें लगा रहे हो, जो आपकी कॉस्ट है और जो आपको बेनिफिट मिल रहा है उससे जो आपको आउटपुट निकल के आ रहा है वो बहुत बढ़िया है। तो आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें निकाल सकते हो इन्वायरमेंट से। इसलिए इन्वायरमेंट की चीज़ें गलत मत करना। अगर सिर्फ और सिर्फ कम टाइम आपके पास क्योंकि बचा हुआ है तो उसमें अगर आप पीवाईक्यू और इन्वायरमेंट की घटना इनको भी ढंग से कर ले जाते हो और जो चीज़ें पूछी जाती हैं उन पर अगर आप ध्यान दे देते हो ना तो आपके कहीं ना कहीं ईजिली चीज़ें वो निकल जाती हैं। तो इनको ध्यान रखना। एक लास्ट बहुत ही छोटी सी चीज़ है, ऑल्दो काफ़ी लोग इस चीज़ पर काम कर रहे होंगे, बट फिर भी बिकॉज आपका पेपर 22 दिसंबर को है, चांसेस हैं कि इस बार, जो कि आपने जैसे देखा भी है अभी कि इस बार नवंबर में जो सर्दी है वो एकदम से तेज़ हुई है। आई एम वेरी श्योर, आप चाहें तो कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में या जहाँ पर भी यहाँ पे यूपी में या आसपास, तो वहाँ पर इस समय क्या हालात है सर्दी के। आपका पेपर जो हो रहा है 9:30 से 11:30 पहला पेपर होगा जीएस का, देन सीसेट का पेपर होगा 2:30 से 4:30। तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आपको दोपहर में हो सकता है थोड़ा सा लेथार्जिक फील हो, आलस फील हो, सर्दी भी काफ़ी होती है, थोड़ा सा दिन ढलने लगता है आजकल 3 साढ़े 3 के आसपास। तो आप सीसेट का पेपर हल्के में ले लाओ और उसको बहुत ढंग से करें, ठीक है। एक तो आपको एक्टिव रहना है उस टाइम पर, ये आपको ध्यान रखना है। उससे भी ज़्यादा इवन ये इंपॉर्टेंट है कि सुबह जब आपका 9:30 से 11:30 पेपर होगा, 9 बजे के आसपास आपकी एंट्री कहीं ना कहीं हो जाएगी। उसके आधे 1 घंटे पहले आपको टाइमली पहुँच जाना चाहिए एग्जाम पर, सो दैट आपको लास्ट टाइम रश ना हो। तो आप उस टाइम पर उठने के एग्जाम देने के लिए एक्टिव हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपकी बॉडी क्लॉक है, जो आपका शेड्यूल बना हुआ है, जो आपका रूटीन है, उसमें कहीं ना कहीं आप 9 पे उठ रहे हो, 9:30 पे उठ रहे हो, तो आपका दिमाग काम सडनली नहीं करेगा उस दिन एग्जाम के दिन जा करके। तो अभी जो 3 हफ्ते बने हैं, बचे हुए हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है कि अब कम से कम आपने अभी तक क्या किया इतना मैटर नहीं करेगा। अगर आप रात भर जग भी रहे थे, दिन में सो रहे थे, कोई बात नहीं। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो अगला 1 हफ्ता है उसमें आप बहुत ही एग्रेसिवली ये डिसीजन लो कि आपका रूटीन बहुत ही बेटर होना चाहिए। टाइमली उठ जाओ, टाइमली सो, कायदे का खाना खाओ, प्रॉपर आपकी नींद होनी चाहिए पूरी। इधर उधर कुछ बहसबाजी में या किसी और चीज़ में पढ़ना नहीं है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करना नहीं है। जो चीज़ आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड करे उन पर इन 21 दिनों में ध्यान रखना है। थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम है क्योंकि आसपास शादी का माहौल है, चारों तरफ आपको गाने बज रहे होंगे, लाउड स्पीकर हो रहा होगा, डीजे वगैरह चल रहा होगा, गाने बज रहे होंगे, आपके फेवरेट सॉन्ग्स बज रहे होंगे, आपके घर पे इन्विटेशन भी बहुत सारे होंगे, कार्ड्स वगैरह पड़े होंगे। बट यही टाइम है जहाँ पर आपको खुद को संभालना है, पैनिक नहीं होने देना है, एंजाइटी से बचना है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। ध्यान रखना जो चीज़ें आपके सामने हैं या जो आपको पता है कि चीज़ें करनी है उनको पन्ने पर लिख लो, एक पेज पर लिख लो, टारगेट्स बना लो, दिन के टारगेट्स बना लो, हफ्ते के टारगेट्स बना लो। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करोगे अगर आपके सामने टारगेट्स होंगे और आपके सामने एक बाउंडेशन होगी या रिस्ट्रिक्शन होगी कि आपको ये काम करना है। जब आपकी चीज़ें दिमाग में होती हैं, आपके सामने नहीं होती है ना, तो फिर आपके सामने वो चीज़ आती है कि ये चीज़ कल करेंगे, परसों करेंगे, या फिर आप डे ड्रीम करने लगते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, जो कहीं ना कहीं जो चीज़ें बेसिक भी थी, ईजी भी थी, जो आप बड़े आराम से कर ले जाते, वो भी नहीं कर पाओगे अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे। तो बहुत ज़्यादा इस समय सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी है, ध्यान ये देना है एग्जीक्यूट कितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो पाएँ। जितना ज़्यादा एग्जीक्यूट कर ले जाओगे उसी का खेल है, पूरा कॉन्फिडेंस का ही सारा खेल है। इस समय आपको अपने को मोटिवेटेड रखना है। जितना ज़्यादा आप अंदर से मोटिवेटेड रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, जितना ज़्यादा मेहनत पुट करोगे, जितना ज़्यादा आप लगातार लगे रहोगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, जितना ज़्यादा रटने वाली चीज़ों को रटोगे, आपका जो मूड है वो अच्छा रहेगा, आप अंदर से अच्छा फील करोगे और वही आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही करवा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, आई एम श्योर कि आपको इससे हेल्प जरूर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल है अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट इनकेस अगर आपका यूपीपीसीएस एम नहीं भी है या अगर आप उसके लिए इतना सीरियस नहीं भी हैं तो आप आरओ के लिए लगातार लग सकते हैं। वहां पर सूर्या बैच चल रहा है, वो एकदम फ्री है। टेलीग्राम पर उसमें टारगेट्स दिए जाते हैं, बहुत ही सोच समझ करके वो टारगेट्स दिए गए हैं। चौथी बार कहीं ना कहीं आपका ये रिवीजन कराया जा रहा है। जो पुराने लोग हैं, जुड़े हुए हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं। अगर आप नए भी हैं और अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो अब तक पहुंचा है तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और उस सूर्या बैच को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ज्वाइन करके, और उन टारगेट्स को पूरा करना शुरू कर सकते हैं। बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ की, एकदम गारंटी है आपसे। थैंक यू सो मच यार, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।